तो शुरू करते हैं हम लोग लाइट में, है ना। इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देख चुके थे, रिफ्लेक्शन देख चुके थे, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर देख चुके थे, और जो है हम लोग देख चुके थे क्या, और हम लोग देख चुके थे स्फेरिकल मिरर्स, और हम लोग देख चुके थे इसमें कनकेव कन्वेक्स। उसके बाद हम लोग देख चुके थे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव कन्वेक्स, है ना। ये सारा चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके थे। कुछ एक प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस किए थे बेस्ड ऑन मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, है ना। आज हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन। प्रीवियस क्लास में हम लोग जो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, तो हम लोग बेसिकली टू प्रॉपर्टीज देखे थे लाइट का। पहला रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, क्या था, हाँ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ठीक है भाई। और दूसरा क्या था, रिफ्लेक्शन। ये टू प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। आज हम लोग एक नया प्रॉपर्टी देखेंगे लाइट का, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या देखेंगे, रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ध्यान देना है, ये रिफ्लेक्शन से अलग है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्लेक्शन जो था, जो प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे, इसके लिए क्या जरूरी था, मिरर, है ना। रिफ्लेक्शन का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है, मिरर का। या इसको अगर हम लोग ऑब्जेक्ट का या मैटर का क्लासिफिकेशन के बेसिस पर देखें, तो रिफ्लेक्शन इज अ फेनोमेनन अकर्ड इन केस ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ओपेक मीडियम ये होता है, ठीक है भाई। मिरर क्या है, ओपेक सरफेस होता है। लाइट जो है मिरर को पेनिट्रेट नहीं करता। वाइल इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन वी विल डील विद ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है भाई। प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिक्स ये देखे थे, मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट, अनदर वन इज ट्रांसलूसेंट, एंड द थर्ड वन इज ओपेक ऑब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्शन जो है वो कंप्लीटली फेनोमेनन था किसका, ओपेक ऑब्जेक्ट्स के लिए, व्हाइल रिफ्रैक्शन इज अ फेनोमेनन ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है भाई। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसके बाद सब्सिक्वेंट क्लास में आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग दो तीन चीज करेंगे बस, रिफ्रैक्शन देखेंगे ग्लास स्लैब का, और एक थोड़ा सा छोटा सा क्विज प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, और उसके बाद कुछ एक प्रॉब्लम देखेंगे बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है भाई। तो बढ़ते हैं आगे। लाइट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन हम लोग देख चुके थे, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये इसका रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ठीक है भाई, समझ गए। ये दो प्रॉपर्टी देख चुके थे, और उसके बाद हम लोग देखे थे रिफ्लेक्शन को, है ना। रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी था, ओपेक सरफेस जरूरी था, और इस पर जब भी लाइट इंसिडेंट होता था तो क्या होता था, रिफ्लेक्ट होकर के बाउंस बैक हो जाता था, ठीक है। और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम लोग क्या करते थे, नॉर्मल ड्रॉ करते थे। किसी को दिक्कत है तो बताइए, ठीक है भाई। और आज हम लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक नया प्रॉपर्टी देखेंगे, वो क्या है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ अ रे। प्रोपेगेशन के बारे में बताया था। प्रोपेगेशन टर्म हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके टर्म में, वेव्स के टर्म, है ना, वेव्स के लिए यूज करते हैं प्रोपेगेशन। ट्रेवलिंग ऑफ वेव्स इज टर्म्ड एज प्रोपेगेशन। तो रिफ्रैक्शन क्या है एक्चुअली, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। प्रोपेगेशन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, देखिए भाई कुछ एक बुक में व्हेन अ रे ऑफ लाइट के जगह पर लिखा रहेगा व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट, ऐसा लिखा है। व्हेन अ बीम ऑफ
मोनोक्रोमेटिक देखिए मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है ना, इसको समझना। लाइट के केस में हम लोग जितना भी चीज पढ़ रहे हैं, जितना भी सिंपली जिसको हम लोग रे लिखते हैं एक्चुअली ना, वो हम लोग ऐसा इसको क्लियर नहीं करते। एक्चुअली ऑल रेज आर मोनोक्रोमेटिक। अब मोनोक्रोमेटिक क्यों है, क्या है, इसको समझते हैं। अभी रिफ्रैक्शन के केस में हम लोग मोनोक्रोमेटिक के अलावा अदर रेज के बारे में भी पढ़ने वाले है ना, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, मोनो मतलब क्या होता है, वन। ठीक है भाई, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऐसे लोग पढ़े हैं ना। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। क्रोमा जो है एक लेटिन वर्ड, इसका मतलब होता है कलर। लाइट ऑफ सिंगल कलर, समझ में आ गया। मोनोक्रोमेटिक मतलब लाइट ऑफ सिंगल कलर, समझ के बात को। जो लाइट के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग ऐसा सिर्फ लाइट लिखते हैं, इसका मतलब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, 7 कलर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो विप्योर है। लेकिन जो अब जब हम लोग ये रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, और हम लोग रे ऑफ लाइट लिख रहे हैं, इसका मतलब वी आर डीलिंग विद मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट। मे बी रेड लाइट, मे बी येलो लाइट, मे बी ऑरेंज लाइट। ठीक है भाई, समझ में बात आ गई। इस तरह किसी बुक में अगर लिखा रहे कि बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट, तो समझना है कि यही है ही सत्य। अगर कहीं मैं भी लिखता हूँ और रे ऑफ लाइट, इट मीन्स तुमको ये अंडरस्टूड समझ लेना है कि ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब यहां वन मीडियम टू अनदर को समझना है, यहां समझना है इसको। वन मीडियम टू अनदर, वन मीडियम टू अनदर का मतलब क्या होता है, एक होता है फिजिकल मीडियम, एक होता है ऑप्टिकल मीडियम। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ऑप्टिकल मीडियम के बारे में। ठीक है, देखिए जैसे एक मीडियम है हमारे पास क्या, एयर। ठीक है, एक मीडियम है हमारे पास वाटर। समझते जाना। एक मीडियम में सपोज करता हूँ आइस, एक मीडियम है हमारे पास मान लो ग्लास स्लैब। चलिए भाई देखिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे, व्हेन अ monochromatic ray of light enters from one medium to another, it changes its path. This changing of path is termed as refraction, और इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहला हम लोग समझ लिए कि मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट क्या है। व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब यहां इसको समझना है, वन मीडियम टू अनदर जो है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एक होता है फिजिकल मीडियम, क्या होता है, एक फिजिकल मीडियम। दूसरा हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, तो हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल मीडियम पर। ऑप्टिकल मीडियम डेंसिटी सभी लोग समझ रहे हैं। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है भाई, यहां समझने के लिए ये जानना जरूरी है।
ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि फिजिकल मीडियम में अगर हम लोग टू मीडियम को कंसिडर करें, टू मीडिया को कंसिडर करें, देखिए भाई कहीं लिखा रहेगा मीडिया और कहीं लिखा रहेगा मीडियम, दोनों में अंतर क्या है? ये सिंगुलर होता है, ये प्लुरल होता है, ठीक है, दैट्स द डिफरेंस। मीडियम्स नहीं होता है, मीडियम्स का प्लुरल मीडिया होता है, ठीक है। इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू मीडिया, दैट इज फिजिकल मीडिया, one is water and another one is ice. Which is more denser? It is water. Density of water is more than the density of ice. That's why ice floats on water. Clear हो गया? ये हम लोग बात जो कर रहे हैं ना, ये फिजिकल डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। That is calculated by mass by volume. इस फार्मूला से हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी, ये डेंसिटी एक्चुअली फिजिकल डेंसिटी है। तो इतना स्पेसिफिक होकर हम लोग पढ़े नहीं पहले, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग जैसे जैसे सीनियर क्लास में जाएंगे चीजों को स्पेसिफिक करते जाएंगे, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ आइस। तो ये जो डेंसिटी बोलते हैं हम लोग टर्म को, यहाँ पर हम लोग को थोड़ा स्पेसिफिक होकर बात करना पड़ेगा। कौन सा डेंसिटी बोलना पड़ेगा? फिजिकल डेंसिटी। फिजिकल डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन द फिजिकल डेंसिटी ऑफ आइस, ठीक है भाई। चलिए भाई, तो इस कारण से क्या हो रहा है? वन हुई हु हैज लेसर डेंसिटी, इट इज आइस, दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। नेक्स्ट वी विल टेक अनदर टू मीडिया, अनदर टू फिजिकल मीडिया, वन इज वाटर एंड अनदर वन इज केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल समझते हैं सब लोग? अगर हम लोग वाटर और केरोसिन ऑयल को मिक्स करते हैं तो क्या होता है? केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। व्हाई? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। इट इज डेंसिटी, इट इज फिजिकल डेंसिटी। द फिजिकल डेंसिटी ऑफ, इससे पहले जब हम लोग डिस्कस करते थे, अगर इस तरह क्वेश्चन को हमसे पूछता था, वी कैन सिंपली आंसर अबाउट द डेंसिटी। लेकिन अगर हम लोग ऑप्टिक्स और फिजिकल डेंसिटी दोनों को पढ़ रहे हैं, तो अब हमको बात स्पेसिफिक करना होगा। नाउ वी विल टेल अबाउट फिजिकल डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इज लेसर देन द फिजिकल डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्लियर हुआ? लेकिन अगर हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बात करेंगे ना, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इज ग्रेटर देन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होता है फिजिकल डेंसिटी से। समझ में आ गई? ऐसा बहुत सारा जगह पे संभव है कि जिसका फिजिकल डेंसिटी कम है, उसका हो सकता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो। क्लियर हो गया? तो डेंसिटी समझ में आ गया। तो अब हम लोग बढ़ेंगे वन मीडियम टू अनदर। अगर वन मीडियम टू अनदर के बारे में बात कर रहे हैं, इट मींस वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू मीडिया विच हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। इट मींस वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू डिफरेंट मीडिया having different optical density। ठीक है भाई। यहां अगर लिख रहा हूं फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट मींस वन मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी टू अनदर मीडियम हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। क्लियर हो गया? अगर टू मीडियम हम लोग लिख रहे हैं, ऐसे वन मीडियम टू अनदर, इसको अगर हम लोग ऐसे समझे कि मान लेता हूं कि कोई टू मीडियम, मान लो कि यहां है वाटर, यहां मान लेता हूं वाटर है, और यहां कोई मिल्क है, मान लेता हूं ऐसा, ठीक है। दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होता है, मान ऐसा होता है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन मान लो कि दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है ना, मीडियम तो अलग अलग है। ऐसा नहीं कि वाटर से मिल्क में जाने के बाद कोई रिफ्रैक्शन होने वाला नहीं, होने वाला। तो यहां पर लाइट के केस में अगर हम लोग वन मीडियम टू अनदर डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, इट मींस टू मीडिया हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। समझ में आया भाई? अगर हम लोग यहाँ पे टू मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, इफ वी आर डिस्कसिंग वन मीडियम टू अनदर, इसका मतलब है मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। ऐसा नहीं है कि टू मीडिया है तो उसमें रिफ्रैक्शन होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए यहाँ ये क्लियर कट रहना है। यहाँ अगर हम लोग डिफरेंट मीडिया की बात कर रहे हैं, डिफरेंट मीडियम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बात हो रही है। ऐसा नहीं कि कोई टू फिजिकल मीडिया है तो हम लोग उसमें रिफ्लेक्शन हमेशा देखेंगे ही, जरूरी नहीं। ठीक है भाई, आगे बढ़े आप।
तो रिफ्रैक्शन समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा हम लोग और क्लैरिटी के साथ समझेंगे। चलिए, ये है हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या है? ग्लास का स्लैब देखे सब लोग, पेपर वेट भी ऐसा आता है। इसको अगर एक्चुअली बनाए तो ऐसा बनता है। ये जो सामने में है ये रे डायग्राम, ठीक है भाई। ये ऐसा होता है एक्चुअली, ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा होता है, ठीक है भाई। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसा बार बार नहीं बनाते, हम लोग रे डायग्राम में इस तरह से एक रेक्टेंगल बना करके रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को समझ लेते हैं। बट इट्स अ 3D स्ट्रक्चर। समझ में आता है? ग्लास का बना हुआ होता है, क्यूबॉइडल शेप में हो। क्लियर हो गया? चलिए, तो हम लोग देखते हैं इसमें। ये इसके सराउंडिंग में क्या है? एयर है, और ये क्या है? ग्लास स्लैब, ठीक है। एयर और ग्लास जो होता है ना, इसका डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, ठीक है। फिजिकल डेंसिटी भी डिफरेंट है और ऑप्टिकल डेंसिटी भी डिफरेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये डेंसर मीडियम है और एयर क्या है, वो रेयर मीडियम है। आगे हम लोग जानेंगे रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को भी समझना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ रिफ्रैक्शन जो है, इसको समझने के लिए हम लोग सिर्फ इतना जान लेंगे कि टू डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी का मीडिया है तो रिफ्रैक्शन तो हो जाएगा। लेकिन रिफ्रैक्शन का पैटर्न क्या होगा, इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करना चाहते हैं या इसको हम लोग प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, वी मस्ट नो अबाउट विच मीडियम इज रेयरर एंड विच वन इज डेंसर। ये जानना मैंडेटरी है। अगर ये नहीं जानेंगे, हम लोग ये क्लियर कट नहीं बोल सकते हैं या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि रिफ्रैक्शन कैसा हो, ठीक है भाई। तो एयर और ग्लास के केस में ग्लास का जो डेंसिटी है वो ज्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी और फिजिकल डेंसिटी, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट है, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। जब भी इंसिडेंट होता है तो सपोज करते हैं ये पी क्यू है, ठीक है। जहां भी इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट पर जो हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। ये इसका एक्चुअल पाथ है, होना चाहिए, लेकिन ऐसा लाइट करता नहीं। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन में लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ऐसा पढ़े थे ना, ठीक है भाई। तो लाइट जो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की वजह से हमको लगता है ऐसा या होना चाहिए ऐसा, इट मस्ट फॉलो दिस पाथ, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं। होता क्या है? ऐसा होता है बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। लाइट एक्चुअली बेंड्स फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। ये दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ये एक मीडियम था, इससे दूसरे मीडियम में आया। टू मीडिया कहने का मतलब है हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट बेंड्स फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। ये इसका एक्चुअल पाथ था, इससे बेंडिंग हुआ, शिफ्ट हो गया इधर। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, जो अभी लिखा था, है ना, वो हो गया। अब है कि ये बेंडिंग कैसा होगा, इसका पैटर्न क्या होगा। बेंडिंग इधर भी हो सकता है, बेंडिंग इधर भी हो सकता है, बेंडिंग तो किधर भी हो सकता है। तो अभी हम लोग समझेंगे कि बेंडिंग होना किधर है एक्चुअली। व्हेन रे ऑफ लाइट, जब भी बोल रहा हूं समझना है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट। When a monochromatic ray of light enters from rarer medium to denser medium, it surely bends towards the normal. ठीक है भाई, क्लियर हुआ ये चीज? क्या हुआ? When a monochromatic ray of light enters from optically rarer medium to optically denser medium, it bends towards normal, ठीक है भाई। When a monochromatic ray of light
enters from optically rarer medium to optically denser medium, it bends towards normal. ऐसा लिख लिए. अब देखना है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है ना. ये क्या है? when ray of light enters from rarer medium to denser medium, rarer medium मतलब optically rarer medium. ठीक है भाई, to optically denser medium, it bends towards the normal. ये हमारा नॉर्मल है, ये जो शिफ्ट हो रहा है किधर हो रहा है? नॉर्मल की तरफ. ठीक है, इसी का रिवर्स भी है. when a monochromatic ray of light enters from optically denser medium to optically rarer medium, it bends towards normal है, it bends away from normal. ठीक है भाई, चलिए इसको लिख लेते हैं फटाफट. चलिए लिख लीजिए इसको फटाफट. when a monochromatic ray of light enters from optically denser medium to optically rarer medium, it bends away from normal. ठीक है भाई, when a monochromatic ray of light enters from optically denser medium to optically rarer medium, it bends away from normal. ठीक है, जैसे अभी यहाँ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में है, यहाँ से जब रेयर मीडियम में जाएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसा. इसका एक्चुअल पाथ अब ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये किधर जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. ठीक है, इसको लिख लो आगे, पहले उसके हम देखते हैं. एक ग्लास है मान, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं. इसका बेसिक एग्जांपल है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्व भी किए है ना. इसमें क्या करना है? एक पेंसिल डाल देना है ना, और क्या करना है? इसको वाटर से फिल करना शुरू करना. ऐसा फिल जब कर देंगे ना, इसको यहाँ तक फिल करते हैं, तो यहाँ तक फिल करने के बाद ये पेंसिल जो हम लोग बाहर से देखते हैं ना, ये ऐसा दिखता है, ऐसा दिखने लगेगा. ये यही है, बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से ऐसा दिखता है. हाँ, जैसे जैसे पानी फिर निकालेंगे ना, तो जो भी सरफेस होगा ना, वहां से फिर ये बैंड दिखेगा. हाँ, एक्चुअली ये रिफ्रैक्शन जो होता है ना, ये मीडियम में नहीं होता है. ये एक हम लोगों को मिसकंसेप्शन है. तो रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता कहाँ है? एट द इंटरफेस. ये इंटरफेस बोलते हैं. इंटरफेस क्या होता है? एट द इंटरफेस होता है. इंटरफेस क्या होता है? इसको लिख. इंटरफेस होता है, इट इज द लेयर separating two media having different optical density. ठीक है भाई, तो जो भी रिफ्रैक्शन होगा ना, वो इंटरफेस पर होता है, मीडियम के अंदर में थोड़ी होता है. ये लाइट रे इनसाइड आ गया, अब इसके अंदर कोई रिफ्रैक्शन है क्या? इसके अंदर तो ये फिर स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, इधर भी फिर स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, आउटसाइड भी स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा. तो रिफ्रैक्शन किधर हो रहा है? यहाँ भी इंटरफेस पर ही हो रहा है ना. द लेयर सेपरेटिंग टू डिफरेंट टू मीडिया, यहाँ भी रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है? इंटरफेस पर हो रहा है. तो रिफ्रैक्शन इज ए फेनोमेनन, इट अकर्स वेयर? इट अकर्स एट द इंटरफेस ओनली, नॉट इनसाइड द मीडियम. मीडियम का डेंसिटी कितना भी ज्यादा हो जाए, कितना भी ज्यादा हो जाए, इनसाइड द मीडियम कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता. और जब भी होगा रिफ्रैक्शन, एट द इंटरफेस ही होगा. ठीक है, तो चलिए भाई थोड़ा बढ़ते हैं आगे. उम्मीद करता हूं यहां तक सबों को समझ में आ गया होगा. अब देखिए क्या है, तो लाइट का यहाँ पर बेंडिंग हो रहा है किधर? टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना. अब हम लोग इस रे को एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम क्या होता है. ठीक है, पहला रेयर टू डेंसर है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल याद रखना है. इसको याद रखने का तरीका ही बताऊंगा. अभी क्या ग्लास है और एयर है. अभी हमारा रे ऑफ लाइट एंटरिंग किधर से कर रहा है? एंटरिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर. इट मीन्स एंटरिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम.
तो ये इसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए, है ना, लेकिन ये क्या करेगा, बेंड करेगा किधर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो इसको थोड़ा और अच्छे से समझना, ये इसका एक्चुअल पाथ था। क्यों बोलते हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से किधर, नॉर्मल किधर, इस साइड है ना, इस साइड अगर आता है ना तो हम लोग बोलते हैं टुवर्ड्स नॉर्मल। ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, राइट शिफ्ट हो रहा है, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है। इसीलिए लोग कहते हैं व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम denser medium to rarer medium it bends away from normal, and when ray of light entering from rarer medium to denser medium it bends towards the normal। ये इसका एक्चुअल पाथ था, नॉर्मल की तरफ आया, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल गया। ठीक है, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, ये जो फिगर है ना इसको दिमाग में प्रिंट कर लो, इसका दूसरा और कोई तरीका नहीं। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का जो ये डायग्राम बना हुआ है ना, इसको एज इट इज इसका स्नैप लीजिए और दिमाग में इसको स्टोर करिए, है ना। और तुमको ये लाइन याद रखना है, ये लाइन ऐसा आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसा ये लाइन याद रख लेना बस, बस तुमको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये याद रखने से क्या फायदा होगा, पूरा जीवन तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। व्हेन बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल एंड व्हेन बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको पिक्चर को ही क्या करना है, दिमाग में प्रिंट कर लेना है। ठीक है भाई, व्हेन रे ऑफ लाइट enters from rarer medium to denser medium it bends towards the normal, and when it enters from denser medium to rarer medium it bends away from normal। बस इसको दिमाग में प्रिंट कर लो, है ना, हमेशा हमेशा के लिए, कोई काम ये बहुत दिनों तक देने वाला। ठीक है भाई, चलिए तो रेयर टू डेंसर हो गया, टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा रे का नाम हम लोग लिख लेते हैं, ये हो गया इंसिडेंट रे। ठीक है भाई, ये, और इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ये। ठीक है, और दिस रे इज कॉल्ड एमरजेंट रे, इसी को बोलते हैं एमरजेंट। ठीक है, तो एमरजेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे, 3 टाइप्स ऑफ रे जिसमें है। इसको लिख लीजिए फटाफट। लिख लिया भाई, समझ में आ गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, क्या हो गया, ये इंसिडेंट रे हो, ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है भाई, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, है ना, और ये एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हो गया क्या, एमरजेंट रे, है ना, और ये एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ एमरजेंस। समझ बात आ गई भाई, बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा रिफ्रैक्शन को समझते हैं, रिफ्रैक्शन होता क्यों है, इसको जो लोग समझते हैं तरीका, उसका 2 तरीका से हम लोग समझेंगे, है ना। पहला है कि हम लोग एक चीज, एक सिचुएशन एज्यूम करते हैं, सिचुएशन एज्यूम करते हैं कि ये है इधर मान लो फॉरेस्ट, ये है इधर क्या, फॉरेस्ट। ठीक है, और यहां भी है फॉरेस्ट। ठीक है, और एक आदमी इधर खड़ा है। ठीक है, इसको इधर आना है, इधर से ऐसा रास्ता था, ये इधर आ रहा, बीच में इसको मिल गया पॉन्ड, ऐसा वाटर बॉडी के बीच में क्या है, ऐसा बीच में वाटर। अब इसको जो है इधर आना है, ये ऐसा इस पॉइंट से, ये पॉइंट है मान लेता हूं ए, और इसको जाना था पॉइंट बी तक। तो ये क्या करेगा, इधर से आ रहा है, ठीक है, ये रास्ता देखो, है ना, और ये रास्ता ऐसा करके मान लो कंटिन्यू, इसको लाइट का पाथ मानना, जो हम लोग रेटिकुलर प्रोपगेशन समझते थे। ठीक है, तब समझ में आएगा अच्छे से। अब
क्या करना चाहिए इस आदमी को, क्या करेगा, यहाँ पानी में उतरेगा, फिर ये स्विम करेगा, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके फिर निकलेगा। क्या कोई भी आदमी ऐसा करेगा? क्या करेगा? क्योंकि वाटर में हमारा स्पीड क्या है, वो मिनिमम हो जाएगा। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे ये कि वाटर में जो हमको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े वो मिनिमम करना पड़े। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्लिक पाथ को अवॉइड करेंगे और हम लोग क्या करेंगे कि यहां से सीधा यहां आने की कोशिश करेंगे बाय फॉलोइंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और फिर इस तरफ से हम लोग यहां जाने की कोशिश करेंगे। वेदर वी विल डू लाइक दिस और नॉट। कोई भी आदमी ऐसा स्विम करके यहाँ आना चाहेगा क्या? अगर आ रहा है इसका मतलब उसको अभी थोड़ा और एक्सपीरियंस की आवश्यकता है ना? समझ रहे बात नहीं? क्योंकि हम लोग का स्पीड किस पर अधिक है, लैंड पर अधिक है इन कंपैरिजन टू वाटर। हम लोग क्या करेंगे, कोशिश यहाँ आ गए और इसको वाटर में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसको फॉलो करते हुए हम लोग फिर से चाहेंगे नेक्स्ट साइड हम लोग लैंड पर आ जाए, है ना? और उसके फिर हम लोग ऐसा ही पाथ फॉलो करेंगे, लाइट डू द सेम वे। ठीक है, जैसे ही उसको डेंसर मीडियम मिलता है, वो डेंसर मीडियम में जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होता है ना, उसको वो फॉलो करने की कोशिश करता है। ठीक है भाई, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दूसरा जो एग्जांपल हम लोग यहाँ लिए हैं, ये समझ में आया सबको? ये बस समझने के लिए भाई, ठीक है। अब है ये, मान लेता हूं ये गाड़ी, ठीक है। अगर इसको राइट टर्न लेना है तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा? इस केस में ये राइट टर्न लिया ना, नहीं लिया। राइट टर्न जब लिया तो उसमें जो फ्रंट का टू व्हील्स है उसमें ऑब्जर्व करना कि राइट टर्न लेने के लिए ये जरूरी है कि उसका जो लेफ्ट व्हील है, इसको हम लोग राइट ले लेते हैं और इसको लेफ्ट ले लेते हैं। ये लेफ्ट है, ये राइट, ऐसा एज्यूम कर लो, है ना? अगर ऐसा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट जो व्हील है इसको क्या करना पड़ेगा, इसका स्पीड ज्यादा करना, और जो राइट व्हील है उसका स्पीड कम करना। ऐसा होगा या नहीं होगा? देखो, व्हीकल के केस में हम लोग सिर्फ स्टीयरिंग मोड़ देते हैं तो काम हो जाता है। लेकिन जो पुराने समय में लोग बुलक कार्ट यूज करते थे, बैलगाड़ी चलाते थे, उस समय में कैसे काम होता था? अगर हमारे पास दो बैल है, ए और बी, और जो इसको जो ड्राइव कर रहा है ऐसा करके इसमें लगा रहता था और इस पे गाड़ी अटैच रहता था। अब जो ड्राइव कर रहा है उसको उसको अगर इसको राइट टर्न देना है तो वो क्या करता था, वो क्या करता था, इन दोनों जो सामने में बैल लगा रहता था इनका इसके पास कंट्रोल होता था। ठीक है, तो ये क्या करता था, जो ड्राइवर होता है ये इसको खींचता था। इसको खींचने का मतलब हुआ कि वो कमांड दिया इस वाले बैल को स्लोज डाउन, है ना, और इसको वो लूज किया। इसका मतलब इसको बोल रहा है तुम तेजी से बढ़ो, या इसको पीछे से पुश भी किया। तो ये जो है तेजी से आगे बढ़ा और ये रुका है, तो क्या होगा, ये पाइवोटेड हो गया, तो ये गाड़ी इधर मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी? अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो इसी का रिवर्स प्रोसेस वो करता था। ठीक है भाई, इस तरह से बुलक कार्ट को ड्राइव किया जाता था। समझ के बात को? घोड़ा के केस में क्या किया जाता है, उसमें सिंगल रहता है अगर, तो उसके तुम देखोगे दोनों साइड से इसका अगर मुंह है तो इसका एक इधर से और एक इधर से बैठ गया है, तो उसका सीधा फेस को इधर मोड़ देते थे तो इधर मुड़ जाता है, इधर फेस को इधर। लेकिन बुलक कार्ट के केस में स्पीड कंट्रोल करके लेफ्ट और राइट टर्न के लिए। ठीक है भाई, समझ में आता ही? तो बढ़ते हैं आगे। हालांकि ये उतना मजेदार एग्जाम्पल नहीं है, जो पीछे वाला एग्जाम्पल समझाया वो ज्यादा अच्छा समझने की, है ना? और रीजन इन दोनों में से कोई भी वैलिड नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए। लाइट केस में जो है ना, बहुत सारा मार्वेलस चीज हो रहा है जिसको हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व ही कर सकते हैं, है ना? ऐसा टर्न लिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कंक्लूजन ये है, ट्रैक्टर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। समझ बात आई?
और जिधर का वेलोसिटी डिक्रीज होगा उधर टर्न। नहीं हुआ? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझो फिर से। अभी हम लोग बैलगाड़ी का एग्जांपल लिए थे। बैलगाड़ी के एग्जांपल में समझना है इसको अच्छे से। बैलगाड़ी एग्जांपल मान लो दो बैलगाड़ी था, दो बैल था ए और बी। यहाँ समझ लो आसानी से। इसका स्पीड अधिक था और इसका स्पीड कम था, ऐसा करता। तो ये गाड़ी किधर टर्न लेगी? ये गाड़ी इधर टर्न लेगी ना? समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? अभी जो ये तुम लोग देखे प्रीवियस केस में, ये जो ट्रैक्टर था हमारा, इसका टू व्हील है ना, तो जिसका स्पीड ज्यादा है ना, उधर टर्न हुआ, है ना? बोलो जल्दी से। सोना नहीं है। जिधर स्पीड कम हुआ उधर शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो किया, है ना? तो जैसे ही ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाते हैं, लाइट का स्पीड क्या होता है? ड्रॉप होता है, लाइट का स्पीड घट जाता है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब क्या हुआ? इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर, है ना? उसी से बनता है ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट अधिक हो गया वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम। समझ गए बात को? तो ऑप्टिकली डेंसिटी, जो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट। समझ गए बात को? गाड़ी केस में जिधर स्पीड कम होगा उधर गाड़ी टर्न होगी और उधर से वो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना चाहती, ठीक है? और जिधर स्पीड ज्यादा होगा उधर से वो लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो करेगी। समझ गए बात को? इसीलिए जिधर स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा? जैसे जैसे वेलोसिटी डिक्रीज करेगा क्या होगा? पाथ स्लो होते जाएगा, पाथ छोटा होगा। ठीक है भाई, समझ बात आई? और जैसे जैसे लाइट बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज। ये किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। अब ये क्या है? नॉर्मली जा रहा है ना? परपेंडिकुलरली जा रहा है। तो इसमें जो है किसी का स्पीड घट बढ़ नहीं रहा है, तो लाइट का बेंडिंग किधर भी नहीं होना है। समझ गए बात को? देखो ये सब मेरे लिए समझने के लिए बस, इसका और कोई विशेष उद्देश्य नहीं है ना? तो अगर नॉर्मल में हम लोग जा रहे हैं तो नॉर्मल में लाइट में कोई बेंडिंग नहीं होता, है ना? व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मतलब ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एंड रे ऑफ लाइट incidents towards normal, it will bend at 0 degree angle। जैसा आएगा वैसा ही जाएगा, it will follow straight line path। ठीक है, कोई बेंडिंग नहीं होता इन केस ऑफ परपेंडिकुलर इंसिडेंस। ठीक है भाई, परपेंडिकुलरली जब इंसिडेंस होगा कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। बट व्हेन रे ऑफ लाइट enters from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, and when it enters from denser to rarer, it bends away from the normal। ठीक है भाई? और जब लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन मतलब होता है परपेंडिकुलरली जब इंसिडेंट होगा। स्ट्रेट का मतलब होता है, यहाँ स्ट्रेट का मतलब समझना है ये चीज, व्हेन परपेंडिकुलरली इंसिडेंट, व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलरली, है ना? परपेंडिकुलर इंसिडेंस जब होगा तो नो डेविएशन। ठीक है भाई, स्ट्रेट का मतलब ये है ना, ये इंटरफेस है इसे परपेंडिकुलर इंसिडेंस पर, तो नो डेविएशन। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो रेयर टू डेंसर जाएगा तो क्या होगा? कौन बताएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये एयर है, ये ग्लास है, तो इस केस में क्या होगा? ये इसका एक्चुअल पाथ था, लेकिन व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है भाई, एंड वेलोसिटी डिक्रीजेज। व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज, अभी हम लोग गाड़ी का एग्जांपल लिए थे, गाड़ी जा रही है, जिधर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा उधर मुड़ेगा। ठीक है, समझ में आता है? अब फिर ये गाड़ी ऐसा जा रही है ना? अब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इधर वाले मीडियम का, तो गाड़ी इधर टर्न हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। when ray of light enters from denser medium to rarer medium, it bends away from normal। ये इसका एक्चुअल पाथ था, इससे अभी जाएगा। इसमें इस केस में क्या हुआ?
इस केस में टुवर्ड्स नॉर्मल है, इस केस में अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, एंड व्हेन रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट, ठीक है, अनडेविएटेड रहेगा, चाहे वेलोसिटी डिक्रीज हो कि इंक्रीज हो, से कोई मतलब है ना। यह वेलोसिटी डिक्रीज लिखा है, वेलोसिटी डिक्रीज इसलिए लिखेगा क्योंकि हम लोग यहाँ मान लिए हैं कि एंटरिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लेकिन यहाँ वेलोसिटी ना इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ऐसे कोई मतलब नहीं है। इंक्रीज करेगा तब भी, डिक्रीज करेगा तब भी अनडेविएटेड ही रहता। ठीक है, चाहे हम लोग डेंसर से रेयर में एंटर कराएं, चाहे डेंसर से रेयर में कराएं, चाहे रेयर से डेंसर में, ऐसे कोई मतलब नहीं। अगर वो अलॉन्ग दी नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, नो डेविएशन, चाहे केस कोई सा भी। ठीक है भाई, समझ बात आ गई? याद है, कोई दिक्कत है क्या? चलिए, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखें। हाँ, चलिए, सब लोग रेडी है क्या? सब लोग रेडी है क्या भाई? चलिए, पहला क्वेश्चन है, इफ अ रे ऑफ लाइट, समझ के जवाब दे, strikes the glass slab at 30 degree angle, what is the angle of incidence? अपना अपना आंसर अपने अपनी कॉपी में लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर कॉपी में लिखिए, बाद में इसका हम लोग सोल्यूशन देखते जाएं। रेडी? लिख लिए सब लोग? लिख लिए भाई? करेक्ट आंसर इज 60 डिग्री। हाँ? क्यों हुआ 60 डिग्री, कौन बताएगा? यस, अगर 30 डिग्री एंगल से इंसिडेंस हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किससे बनता है? नॉर्मल से बनता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट? एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अगला है, इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब नॉर्मली, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? बनाइए फटाफट। If a ray of light strikes the glass slab normally, what is the angle of incidence? बन गया भाई सबका सबका? चलिए, कितना डिग्री एंगल होगा? 0 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 0 डिग्री। एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा? 0 डिग्री। when ray of light strikes the glass slab normally, all angles are 0 डिग्री। ठीक है भाई, नेक्स्ट, इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री एंगल, व्हाट इज द एंगल ऑफ इमरजेंस? फटाफट। If a ray of light strikes the glass slab at 30 degree angle, what is the angle of emergence? देखिए भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, चाहे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, चाहे एंगल ऑफ इमरजेंस हो, ऑल एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड एमरजेंट रे विद द नॉर्मल। ठीक है, जो भी हो उसके साथ, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ इमरजेंस? एंगल फॉर्म्ड बाय द emergent ray with the normal. What is angle of refraction? Angle formed by the refracted ray with the normal. What is angle of incidence? Angle formed by the incident ray with the normal. ठीक है भाई, अब कह रहे हैं, if a ray of light strikes the glass slab at 30 degree angle, what is the angle of emergence? क्या होगा? क्या होगा? ये होगा 60 डिग्री एंगल, है ना? कितना होगा? 60 डिग्री एंगल। जहां गलत हो रहा है सबको लिखते जाना, वी विल डिस्कस इट लेटर। जी कोई कंफ्यूजन है, वी विल डिस्कस इट लेटर, अभी लिखते जाना बस। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करूं क्या? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
If a ray of light strikes a glass slab at an angle of 50 degree with the normal to the surface of the slab, what is the angle of incidence? Fatapat. If a ray of light strikes a glass slab at an angle of 50 degree with the normal to the surface of the slab, what is the angle of incidence? चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग। इट इज 50 डिग्री। ठीक है भाई, चलिए जिसमें भी कंफ्यूजन होगा उसको हम लोग क्विज के बाद डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट देखें क्या, a ray of light gets deviated when it passes obliquely from one medium to another medium का मतलब having different optical density। ठीक है भाई, because color of light changes, frequency of light changes, speed of light changes and intensity of light changes। अभी हम लोग इसको डिस्कस किए थे, जस्ट डिस्कस किए। A ray of light gets deviated when it passes obliquely from one medium to another medium having different optical density because color of light changes, frequency of light changes, speed of light changes and intensity of light changes। टाइम स्टार्ट करें। आंसर है इसका स्पीड ऑफ लाइट चेंज। अभी हम लोग गाड़ी का ट्रक का एग्जांपल लिए थे और उसमें लोग देखे थे उसको। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है ना लोग इसको फिर से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखें क्या, चलिए क्वेश्चन है हमारा, राकेश परफॉर्म्स द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट passing through a rectangular glass slab for different angles of incidence. He observes that in all cases, you are given 4 different cases, observe which one is correct. Angle of incidence is greater than angle of refraction, but angle of incidence is equal to angle of emergence. First. Second one is angle of incidence is lesser than angle of refraction, but angle of incidence is equal to angle of emergence. Angle of incidence is greater than angle of emergence, but angle of incidence is equal to angle of refraction. And the fourth one is angle of incidence is lesser than angle of emergence, but angle of incidence equal to angle of refraction. सवाल समझने में किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं भाई, बता दूं आंसर क्या। 1 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, अभी किसी को किसी इसमें कोई परेशानी है तो बताना है। जो भी हमारा सवाल था अभी, इसमें किसी को परेशानी है तो बताइए। परेशानी था क्या, क्या परेशानी थी बताइए भाई। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखें। ठीक है।